सरकार के खिलाफ वित्तीय स्थिति को लेकर दुष्प्रचार करते हैं। हम उसमें जो सरकार का जितना अकाउंट्स हैं लोन और उस पर एक्सपेंडिचर के, उसके बारे में बात करना चाहेंगे, ताकि जो भ्रामक प्रचार है उसको, उसकी जो लोगों में गलत एक संदेश जाता है, उसको सही आंकड़े देके हम जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में जानकारी दे सकें। इसमें जो ज्यादातर लोन है, आप जानते हैं कि जब वर्तमान सरकार 11 दिसंबर 2022 को, जब वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री जी श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, अग्निहोत्री जी ने, उस दिन हमारे ऊपर जो है, जो हमें विरासत में कर्जा मिला था, वो 75,000 करोड़ था। और इसके अतिरिक्त लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो कर्मचारियों की देनदारी थी वो अलग से था। तो 85,000 करोड़ रुपए का ऋण हमें जो है वो विरासत में मिला है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, वही जो है आज लोगों में ये साबित करना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो है इसके लिए दोषी है और अपने आप को उस पाप से मुक्त होना चाहते हैं, जबकि वो पाप उन्होंने किया है वित्तीय कुप्रबंधन करके, और इसकी जिम्मेवारी उनकी बनती है। तो वर्तमान सरकार जो बेहतर कर सकती है, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी के नेतृत्व में, उन्होंने वित्तीय अनुशासन लाते हुए कई ऐसे सख्त फैसले लिए जनता के हित में, ताकि हम प्रदेश की स्थिति को बेहतर तरीके से जो है उसका प्रबंधन कर सकें, और किसी तरह का जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको हम अलाउ ना करें, उसको कम करें, और जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। इसीलिए हमने जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ ध्यान दिया है। इसीलिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। आप जानते हैं कि जैसे कांगड़ा का एयरपोर्ट है, अगर हम उसकी एक्सपेंशन करने में जो सरकार ने कदम उठाया है, उससे बहुत बड़ा लाभ जो है हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए होगा। और उसी तरीके से जो जूलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है, उसमें भी एक पर्यटकों के लिए बहुत सारे गतिविधियां जो है उससे जुड़ी हुई वहां पे बढ़ेंगी। बिलासपुर में हमने जो जल क्रीड़ा और जल पर्यटन को जो है बढ़ावा दिया है, और वहां पे अहौर के पास एक टूरिज्म सेंटर बना रहे हैं। उसी तरीके से रोपवे के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, सड़कों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। हमारे पशुपालकों को, किसानों को लाभ मिल सके, इसके लिए जो है वो जो प्राकृतिक खेती है उसको जो है सरकार ने जो न्यूनतम उसको खरीद मूल्य है उसको तय किया है, और इसी साल 399 मीट्रिक टन मक्की जो है उसको खरीदी है, और उसको जो है 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा गया। और ये सिर्फ इस तरह से नहीं खरीदा कि वो सरकार के ऊपर बर्डन बन जाए, बल्कि उसका एक बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल तैयार करके हमने उसको प्रोसेस करके, और हिमभोग आटा के नाम से एक ब्रांड डेवलप करके जो है उसको सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिल रहा है और हमारा उसको किसानों को फायदा भी मिल रहा है। उसी तरीके से जो किसान हमारे दूध उत्पादक हैं, गाय के दूध का समर्थन मूल्य बढ़ाया, 32 रुपए से 45 रुपए किया, और भैंस के दूध का मूल्य जो है 32 रुपए से 55 रुपए किया। एक ही टाइम पे इतने बड़ा बढ़ोतरी जो है वो कहीं पे आपको देखने को नहीं मिली, ना हिमाचल में आज तक हुई है। और उसी तरीके से हमने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए मनरेगा में जो श्रमिक काम करते हैं उनकी भी दिहाड़ी 240 रुपए से सीधी बढ़ा के 300 रुपए की गई। इसका मकसद भी यही है कि हम जो पैसे का ऐसे जगह पे उसको खर्च करें ताकि उसका आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए पर कैपिटा जो हमारी प्रोडक्टिविटी है हम उसको बढ़ाने में मदद कर सकें, उसकी तरफ ध्यान दिया गया है। और हमने जो है लगभग 2,600 करोड़ से ज्यादा का जो है अतिरिक्त राजस्व एक साल में
जो है सरकार ने एक्स्ट्रा अर्जित किया है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी जो है 1 साल के अंदर हुई है और 2631 करोड़ है ये। और इसके बीच में हालांकि हमारे इलेक्शन भी आए और पिछले साल जो है एक बहुत बड़ी आपदा का भी सामना करना पड़ा था। उसके बावजूद भी जो है हमने अपने राजस्व को बढ़ाने में जो है वो काफी बड़ी बढ़ोतरी की है। तो ये कहना कि हमारी सरकार जो है ये लोन ले रही है और उस लोन का जो है सही उपयोग नहीं हो रहा है, ये मैं समझता हूं सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों से इस तरह से जो है भ्रामक प्रचार करके लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। बल्कि हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी। चाहिए ये था और हिमाचल के लोग भी ऐसी अपेक्षा करते थे कि हिमाचल में जो भाजपा के नेता हैं ये दिल्ली जाकर हिमाचल के हितों की पैरवी करते हैं। जो भाजपा के यहां से सांसद हैं और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो भी राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी हिमाचल के लिए जो है कोई अतिरिक्त कोई विशेष पैकेज हिमाचल के लिए दिलाते। लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाने की बजाय, आप जानते हैं कि जब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव थे तो चाहे दिल्ली और हरियाणा और बॉम्बे जाके जो है हिमाचल के ही भाजपा नेताओं ने हिमाचल को बदनाम करने का काम किया और वहां पर इस तरह से दिखाने का प्रयास किया कि हिमाचल की जो है दयनीय स्थिति है वो कांग्रेस सरकार की वजह से हुई। जबकि हकीकत ये है कि अगर आप जानते हैं जब जो 125 फ्री यूनिट का जो एक लोक लुभावन जो एक कदम उठाया गया, ये बीजेपी सरकार द्वारा उठाया गया। अगर लोगों के हित में सही मायने में ये जो थे संवेदनशील होते तो अपनी सरकार के एक मिड सेशन के बीच में, मिड टर्म के बीच में या शुरुआत जब इनके कार्यकाल की थी उस समय लेते। लेकिन जब चुनावों को महज 2 महीने रह गए तब जो है इस फैसले को लिया गया बिजली पानी के बिल माफ करने के लिए। वो सिर्फ राजनीति थी और हिमाचल के लोग भी इस बात को जानते हैं, इसलिए उन्होंने इनके उस स्टंटबाजी में बांटने का काम भाजपा सरकार ने जाते जाते किया और मीडिया के माध्यम से बाहर जाके, प्रदेश से बाहर जाके ये दिखाने का काम करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है इस तरह की मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो भी वायदे किए थे वो किए थे लोगों को हित में। अगर हमने सुखाश्रय योजना लागू की तो उन बच्चों के लिए की जिनकी लिए सरकार की तरफ से कोई कवर नहीं था, जो बच्चे अनाथ थे, उनको जो है लगभग 6000 बच्चे उससे लाभान्वित हुए। अगर हमने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लागू की तो उन वर्गों के लिए की जिनको इसकी जरूरत थी, जो विधवा बहनें हैं, तलाकशुदा हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए और शिक्षा के लिए अगर हम खर्च करते हैं तो वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो भविष्य के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो हमारी सरकार ने जो है कोई मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटी है। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर हमने प्राकृतिक मक्की का समर्थन मूल्य बढ़ाया तो उसको हमने प्रोसेसिंग करके फिर उपभोक्ताओं तक भी पहुंचाया, तो वो वेस्ट उसको एक अच्छा बिजनेस मॉडल बना के जो है वो किया है। हमने अगर पशुपालकों को दूध का समर्थन मूल्य दिया है तो मिल्क सेस जो है वो शराब के ऊपर लगाया है, ताकि लोग जो है वो नशाखोरी कम करें और जो पैसा अगर वो फिर भी करते हैं तो उस पैसे को हम दूध के ऊपर लगाएं। तो शराब के बदले हम दूध पीने के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए जो है योजना लेके आए हैं, तो ये गलत थोड़ी है। और जहां तक आंकड़ों की बात है, उस आंकड़ों के तहत भी अगर आप उनको देखेंगे तो हमने हमारी सरकार के समय दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक 2 सालों में 30,080 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया। लेकिन इस कर्जे में से लगभग 9,337 करोड़ रुपए ये था दिसंबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही बजट ऑब्लिगेशन थी जिनको पूरा करने के लिए हमने लोन लिया। तो इस लोन को जो है हमने उनकी लायबिलिटी जो है उसको पे करने के लिए ये लोन लिया है। और इस 30,080 करोड़ में से भी कुल जो लोन हमने वापस किया उसमें प्रिंसिपल अमाउंट है 7,264 करोड़ रुपए और जो टोटल इंटरेस्ट इस पे हमने पे किया है लोन पे यह है 11,590 करोड़ रुपए। ये कुल जो है 18,854 करोड़ रुपए है। तो जितना हमने लोन लिया उसका 63% से ज्यादा पैसा जो है हमने जो पुराना लोन था उसकी किस्त वापस करने के लिए और जो उसके ऊपर ब्याज था उसको वापस करने के लिए ऊपर खर्च किया।
है जी 9,337 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा दिया है, ये वो लोन है जो हमारी सरकार बन गई, लेकिन जो वित्तीय वर्ष था वो जो बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंतिम वर्ष में प्रस्तुत किया था, उस बजट की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए लोन लिया गया। तो ये उन्हीं की बजट के ऑब्लिगेशन को फुलफिल किया गया है। तो ये कहना कि हमने अब लोन लिया, तो ये लोन को सरकार ने स्कीम को क्लियर करने के लिए लिया है। जो 11,226 करोड़ रुपए इसमें से अलग से बचता है, तो ये हमने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो लगभग हमारा जो सरकार का खर्चा है वो प्रति महीना लगभग 2,800 करोड़ रुपए जो है वो कमिटेड लायबिलिटीज हैं, जिसमें सैलरी, पेंशन, लोन की रीपेमेंट और लोन के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट होती है। तो 2,800 करोड़ रुपए तो कमिटेड उसमें जाता है। इसके अतिरिक्त हमारा लगभग 60 करोड़ रुपए प्रति महीना एचआरटीसी को हम एड देते हैं, ताकि जो दूर दराज के क्षेत्र है वहां पे हमारे लोगों को परिवहन की सुविधाएं मिल सके। तो साल का 720 करोड़ रुपए हो गया, महीने का 60 करोड़ रुपए हो गया। इस साल लगभग 2,200 करोड़ रुपए हम बिजली बोर्ड को जो है वो जो सब्सिडी बिजली के ऊपर दी जाती है, ताकि उपभोक्ताओं को जो है वो ज्यादा उसका असर ना पड़े, उसके ऊपर दी जाती है। और 120 करोड़ रुपए जो है वो हमारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो 8 लाख से ज्यादा जो है हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं, जिनको हम 120 करोड़ रुपए प्रति महीना, हालांकि हर 3 महीने बाद उनको पेंशन दी जाती है, तो 3 महीने में 360 करोड़ रुपए जो है उसमें जाता है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे जैसे नाबार्ड से हम लोन लेते हैं, एक्सटर्नल एडिड फंड है, या जो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है, इसमें लगभग 4700 करोड़ रुपए इसमें मिला है, लेकिन उसमें हमें मैचिंग ग्रांट भी देनी पड़ती है, तो वो पैसा इसमें अलग से जाता है। और इसके अतिरिक्त हम ये आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि जब पिछले साल हमारे यहाँ पे एक बहुत भारी आपदा आई, लोगों ने उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सीएम रिलीफ फंड में दिया, जो मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष बनाई, उसमें आज तक का सबसे ज्यादा दान जो है उसमें दिया गया। तो लोगों ने तो सहयोग दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। जो केंद्र सरकार द्वारा तय मानक हैं, उनके तहत जो पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के आधार पे हमने लगभग 9,200 करोड़ रुपए के क्लेम फाइल किए, जो भारत सरकार के ही नियम हैं। भारत सरकार के अधिकारियों ने यहां विजिट किया, उन्हीं के उस पर फाइल किए गए, वो आज दिन तक हमें नहीं मिले हैं। तो ये हमारे साथ सरासर अन्याय है, और हमें मदद करने की बजाय जो भारत सरकार के तय नियम हैं उनके तहत भी हमें जो है इसमें सहायता नहीं मिली है। और इसके अतिरिक्त जो एनपीएस का हमारे लगभग 9,000 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र सरकार के पास पड़ा है, वो भी हमें वापस नहीं मिला, क्योंकि हमने ओपीएस लागू की। ओपीएस लागू करने की वजह से एक तो हमारे ऋण में कटौती कर दी लगभग 1,600 करोड़ रुपए की, और जो एनपीएस का पैसा है उसको भी भारत सरकार ने होल्ड किया है, वो हमें तुरंत जो है उसको रिलीज करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 2021-22 में जहां 10,249 करोड़ रुपए मिली, वहीं पे जो हमारा 2025-26 का जो वित्तीय वर्ष है, इसमें महज हमें 3,257 करोड़ रुपए मिलेगी। ये क्योंकि टेपरिंग उसमें था, लगातार जो है ये कम होता गया 21-22 से लेकर इस साल हमें ये जो मिला है ये 6,258 करोड़ रुपए मिला है, और अगले साल ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये जो आरडीजी ग्रांट है, इसकी वजह से भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनसे आग्रह करेंगे कि भाई आप अगर हिमाचल की मदद नहीं कर सकते हैं, हिमाचल के हितों की पैरवी दिल्ली में नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हिमाचल को बदनाम करने का जो आपने अभियान छेड़ा है इसको बंद करें, और लोगों का सहयोग देने की कोशिश करें, और सरकार के साथ खड़े हो। हमने बार बार कहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी हाउस में भी कहा था कि दिल्ली अगर आप जाने के लिए तैयार होते हैं तो हम आपको साथ ले जाएंगे, लेकिन वो तो साथ देना तो बड़े दूर की बात है। लेकिन उल्टा जो है ये दुष्प्रचार का जो अभियान चलाया है, जो
निंदनीय है। इस पे इनको परहेज करना चाहिए, ऐसा मैं जरूर आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूंगा। और इसके अतिरिक्त हमने जो हमारी सरकार ने एक जो गारंटियां दी थी, उन गारंटियों में भी हमने 5-6 गारंटियों पे जो है वो काम करना शुरू किया है। चाहे वो ओपीएस की बात थी, या उसके बाद इंग्लिश मीडियम में शिक्षा देने की बात थी। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना है, उसको भी हमने पार्शियली जो है लागू किया है। और राजीव गांधी स्टार्टअप योजना है, उसको भी जो है अभी ई टैक्सी जो है उसको देकर शुरू कर दिया है। और सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए भी जो है बहुत जल्दी इसको शुरू किया जा रहा है। उसी तरीके से जो वर्मी कंपोस्ट जो गोबर खरीदने की योजना थी, उसको भी लागू कर दिया है। और जो प्राकृतिक खेती का समर्थन मूल्य था, उसको भी शुरू कर दिया है। डे बोर्डिंग स्कूल पे भी काम करना शुरू किया। तो इस पे हमने काम किया। इसको और जहां जहां कमियां इसमें नजर आ रही है, उसको बेहतर करने के लिए, उसको ताकि अच्छे तरीके से उसको लागू किया जा सके, जहां कमियां हैं उसको भी दुरुस्त करने का काम है शुरू किया है। और जो दूध हम खरीद रहे हैं, उस दूध को भी हम प्रोसेसिंग करके, क्योंकि दूध लेके अगर उसको वो वेस्ट होने पे छोड़ दिया जाए तो वो अच्छी एक्टिविटी नहीं होगी। तो हम समर्थन मूल्य देकर जो है उसको दूध को प्रोक्योर करेंगे। और रामपुर के दत्तनगर में भी और कांगड़ा के डगवार में जो है मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि हम उसके बाई प्रोडक्ट बना सकें और उसकी भी हम इकोनॉमिक वायबिलिटी जो है क्रिएट कर सकें, ना कि वो सिर्फ सरकार के ऊपर ऐसा कोई बर्डन बने। ये भी कोशिश जो है उस पर जारी है। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के अंतिम 2 महीने में जो एक फैसला लिया था कि सब्सिडी देने का, अब उसमें जो इनकम टैक्स पेई है, जिसकी करोड़ों में इनकम है, लाखों में इनकम है, उसके ऊपर भी उसको भी सब्सिडी प्रदान की गई। हम इस बात से सहमत नहीं है। तो हमारा यही मत है सबका, जो मंत्रिमंडल के सभी साथियों का भी, उन्होंने भी इसमें एक मत से फैसला लिया था कि जो जरूरतमंद हैं, जो खर्चा अपना नहीं कर सकते हैं, उनको हम मुफ्त बिजली देंगे। और जो पे कर सकते हैं, उनसे हम जो है बिजली की जो सब्सिडी है उसको छोड़ने के लिए अपील की थी। अभी तक लगभग 3000 लोगों ने जो है वो सब्सिडी छोड़ने का जो है वो फॉर्म भरे हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं। और बाकियों से भी हम अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आएं और सब्सिडी छोड़ें, क्योंकि ताकि अगर जो व्यक्ति पे करने के लिए सक्षम है, अगर वो सब्सिडी छोड़ता है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि जो बेचारा पात्र व्यक्ति है, जो इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने खर्चे वहन कर सके, हम उनकी मदद करते हैं। तो ये भी हमारी सरकार की तरफ से जो है अपील की गई है, जिसपे लोगों का अच्छा असर देखने को मिला है। तो मैं अंत में यही कह सकता हूं कि सरकार की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वित्तीय अनुशासन लाने के लिए कदम उठाए हैं, वो सराहनीय हैं। और प्रजातंत्र के अंदर जितना भी लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन के अंदर काम करना पड़ता है। और हमारी ये कोशिश है कि जितने भी अनप्रोडक्टिव खर्चे हैं उनको हम कम करें। और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए ज्यादा हो, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छी लेगेसी छोड़ के जाएं और हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, हिमाचल प्रदेश खुशहाल बने। इस सब के लिए जो है हम कदम उठा रहे हैं और इसी के लिए सारी आप सबका जनता से सहयोग वांछित है। धन्यवाद। सर, टोटल कितना कर्जा है अभी अगर बात करें हिमाचल प्रदेश? टोटल तो 90,000 करोड़ से ज्यादा होगा, मुझे लगता है। अभी मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, तो ये लगातार बढ़ रहा है। आपने ले लिया तो 1,500 करोड़ हो गया, 1 लाख। हाँ, तो ये बोल सकते हैं, तो लगातार बढ़ रहा है। इसमें जो सब बीच में आपने कमिटेड लायबिलिटी ना जो फिगर दिया, इसी का टोटल नहीं देखिए। कमिटेड लायबिलिटीज हमें अब धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी। अब लोन रीपे हम एकदम नहीं कर सकते। लोन की रीपेमेंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट अगर उसकी रीपेमेंट ज्यादा जल्दी होती है, ज्यादा अमाउंट में होती है, तो हम उसको कम कर सकते हैं। कुछ हमारे अनप्रोडक्टिव खर्चे हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। तो कमिटेड लायबिलिटीज तो तभी कम होंगी। अभी हमारा जो सैलरी पेंशन का बिल है, उसको
अगर जितनी खाली पोस्टें हैं अगर उनको भी जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि वो तो मतलब बियॉन्ड लिमिट हो जाएगा। तो सारी चीजों के ऊपर सोचना पड़ेगा, तभी हम एक सस्टेनेबल मॉडल जो है वो तैयार कर सकते हैं। सर, विपक्षी दल भाजपा कह रहा है कि सरकार वित्तीय कुप्रबंधन के लिए उनको जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि उनका कहना है कि जब वो सत्ता में आए थे तो सरकार जो है एक श्वेत पत्र जारी करे कि कोई भी लायबिलिटी पिछली सरकार उन पर नहीं छोड़ गई थी। सर, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो जो 85,000 करोड़ का कर्जा तो उन्हीं के समय का है, और वो कोई उनका वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं था, बल्कि जो आरडीजी ग्रांट थी, जैसे मैंने आंकड़ा दिया कि 2021-22 में 10,000 करोड़ से ज्यादा थी। जो अगला वित्तीय वर्ष हमारा 25-26 का है उसमें वो सिर्फ 2,257 करोड़ रह जाएगी। तो उनको जो उस टाइम आरडीजी ग्रांट मिल रही थी उस वजह से उनको एक फायदा मिल रहा था। सर, तो ये आरडीजी ग्रांट की अगर बात कर रहे हैं आप, पूर्व की सरकार में ये 5 फिगर में थी और आपकी सरकार में आते आते ये 4 फिगर तक पहुंच गई। इसका टेक्निकल रीजन क्या है? क्या कोई पत्राचार केंद्र सरकार से हुआ है? ये फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन के बेसिस पे था, लेकिन वो जनरली क्या होता था कि अब प्राइस इंडेक्स को साथ लें अगर, तो प्राइस इंडेक्स के हिसाब से तो वो पैसा बढ़ना चाहिए, लेकिन ये उसके पीछे क्या रीजन रहे वो हमारी समझ से परे हैं कि 21-22 में 10,000 से ज्यादा हमें पैसा मिला था, आज वो 67% कम हो गया, वो मैं 33% पे अगले साल रहेगा। तो उसको बढ़ाने की बजाय जो है कम कर दिया गया। सर, रेरा के अध्यक्ष पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो है वो बड़े अधिकारियों को से भेजा है हिमाचल प्रदेश से, जबकि वो नहीं भेज सकते थे। तो इसमें आपने कहा था, आपने आपका एक बयान छपा है कि जो है वो जांच होगी। क्या है सर पूरा मामला? थोड़ा इसके बारे में बताएं सर, क्योंकि जांच की जाएगी। इस इशू को बाद में लेंगे, डाइवर्ट हो जाएगा फिर, थोड़ा सा जांच होगी, बाद में कर लेंगे। सर, जो फ्री ब्रिज को लेकर आप बात कह रहे हैं कि जब भाजपा की सरकार थी बीच में उन्होंने जो है वो 125 यूनिट दी, आप जब सत्ता में नहीं थे तो आपने 300 यूनिट देने की बात कही थी। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार की स्थिति अभी है हिमाचल प्रदेश में, अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, किसी भी पार्टी को आगामी समय में इस प्रकार की फ्री ब्रिज जो है वो नहीं देनी चाहिए? अपनी जो घोषणा है, कोई भी गारंटी है, ऐसी नहीं रखनी चाहिए किसी भी पार्टी को? हमारा यही मानना है कि जो जरूरतमंद हैं उनको हम सब्सिडी दें, उनको हम फ्री, अगर वो इस स्थिति में है कि उनको सब कुछ फ्री देना पड़े उनको दो, लेकिन जो पे करने की क्षमता रखते हैं, अब कोई इनकम टैक्स पे ही है कोई कोई बिजनेसमैन है, कोई बड़ा अधिकारी है, या हम एमएलए मिनिस्टर्स भी हैं, एमपी हैं, तो अगर हमें बोले कि आप सब्सिडी नहीं छोड़ो तो वो बात ठीक नहीं है, वो तो हमें छोड़ना चाहिए, और हमें सब्सिडी की जरूरत थोड़ी है। तो जयराम ठाकुर ने कहा कि 2032 में ऐसी कौन सी छड़ी है सरकार के पास, सीएम के पास, की जिससे जो है वो अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी और कर्ज मुक्त हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हवाई बातें कर रहे हैं सीएम, ये कह रहे हैं। देखिए, इसके लिए एक बड़ा कंक्रीट प्लान चाहिए, और मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, तो हो सकता है उनका जो हमारे वित्त विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ कोई ऐसी कंसल्टेशन हुई हो, या कोई जो ऐसे कंसल्टेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ कोई ऐसी उनकी चर्चा हुई हो, इसी वजह से वो कह रहे होंगे। लेकिन एक हम बात कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाए हैं वो सराहनीय हैं, और एक ही साल के अंदर 2,651 करोड़ रुपए की राजस्व बढ़ोतरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी भी आप देखते हैं कि बहुत सारे बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे कदम भी उठाए जाते हैं जहां पे सरकार के पैसे की बचत हो सके। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब ही है और सरकार काम भी कर रही है, पर अगर हेल्थ की अगर बात करें तो हिम केयर में अभी तक काफी लेन जा रही है, कंपनियों के पैसे यहाँ पे नहीं दिए, और जो बेनिफिट यहाँ पे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी बड़ी समस्या है। इसमें आप सब जानते हैं क्यों है ना, ये सब पैसे से जुड़ी हुई चीजें हैं। हमारा इसी बात को लेके चिंता है कि जो जरूरतमंद व्यक्ति है, जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज हैं, उसको बनाए रखने के लिए जितना पैसा चाहिए वो हमें मिलता रहे, इसके लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है, और सबके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसमें यूनिलेटरली आप कोई बेनिफिट, कोई कदम ऐसा सख्त उठा नहीं सकते। तो सबसे सहयोग की अपील बार बार करते हैं, ताकि हम जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसको सुचारू रूप से लोगों तक पहुंचाने में जो है कामयाब हो सके। सर, इसी हिम के कार्ड की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे एपीएल उपभोक्ता है जिन्होंने 1,000 रुपए देकर रिन्यूअल कार्ड की सब्सक्रिप्शन की है, तो उनके पैसे का क्या?
इसमें समझा नहीं मैं, रिन्यूअल कार्ड बनाया तो सर रिन्यू कर दिए। रिन्यू क्यों कर रहे हैं? वो 1000 रुपए देके अगले साल का जो है वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं इसमें, तो वो तो पैसे देकर कार्ड को रिचार्ज किया, तो उन लोगों के पैसे का क्या? तो हिमकेयर, हाँ हिमकेयर अच्छा है, इसमें अच्छी योजना है, लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। हालांकि इसमें कुछ सुधार करने जरूरी थे जिसमें कदम उठाए हैं। जैसे अब जिनके पास मेडिकल रीइंबर्समेंट की फैसिलिटी थी ऑलरेडी, है ना, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, या जो आयुष्मान कार्ड भी जिनके पास था, तो जिनके पास कोई ऑल्टरनेटिव रीइंबर्समेंट फैसिलिटी थी, उन सब ने भी हिमकेयर के कार्ड बनाए थे। तो सरकार का ये मत था कि एक ही जगह से जो है फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ताकि जिस पर्पज से जो स्कीम बनाई है उसका लाभ उन पात्र व्यक्तियों को मिल सके। तो उसकी तरफ भी कुछ कदम उठाए हैं।